Hello everyone, this is Saurav and welcome to the Unit 3C of your Class 12 NCERT Legal Studies book. The chapter's name is Law of Property and this lecture is a one-shot revision series video for your CBSE Board 2024 and 2025. Okay? तो इससे पहले मैंने जो आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 1 है जुडिशरी और एडीआर उनके वीडियोस अपलोड कर दिए और उसके अलावा यूनिट 3A दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और यूनिट 3B दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स वो मैं अपलोड कर चुका हूँ. ओके, नाउ वी हैव मूव टुवर्ड्स लॉ ऑफ प्रॉपर्टी और इसके बाद में यूनिट 3 का जो लास्ट पार्ट है वो आईपीआर है जो हम कर लेंगे. ठीक है, विद इन 1 और 2 डेज वो अपलोड हो जाएगा. ओके, तो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम सौरव राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. ओके, तो पहले तो मैंने इसके अपलोड कर दिए थे वीडियोस, 3 पार्ट के अंदर एक वीडियो बनाया हुआ है. द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको वो वाले वीडियोस चेक करने हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो यू कैन डू दैट. अदरवाइज अगर क्रिस्प डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, टाइम नहीं है, वैसे आज शायद 2 या 3 फरवरी हो चुका है और 3 मार्च को आपका पेपर ही आने वाला है, तो यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल. 40 से 1 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और इसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. ओके, तो मैंने टॉपिक्स का नाम लिया है, तो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर की हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से इंडिया के अंदर ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो फॉर्मलाइज हुआ. सिस्टम ब्रिटिशर्स का ही किया हुआ है. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इसे फॉर्मलाइज किया. देन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. तो जनरली मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे. उसके अलावा स्टैंडिंग टिम्बर्स और क्रॉप्स वगैरह का अलग से डिमार्केशन दे रखा है प्रॉपर्टी एक्ट ने और कोर्ट्स ने, तो उसको हम डिस्कस करेंगे. Then we will discuss the transfer of property, how exactly it is being done. Okay, then who can transfer a property, then essentials of a valid transfer. ठीक है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है. देन हाउ कैन अ प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड, ये प्रोसीजर है पूरा का पूरा, 5 स्टेप्स होते हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के, वो हम डिस्कस करेंगे. 2 स्लाइड्स होने वाली है इसकी. देन डॉक्ट्रिन्स आ जाते हैं 2. पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, जिससे सवाल आए हैं बहुत सारे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर. लिस्ट पेंडेंस से तो लगातार सवाल आए हैं. ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे. इजी है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इनके 2 लैटिन मैक्सिम्स भी है जिनको याद करना पड़ेगा, तो मैं आपको समझा दूंगा वो अच्छे से. फिर मोड्स ऑफ ट्रांसफर, तो 4 मोड्स ऑफ ट्रांसफर दिए हुए आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर. एक टेबल भी बनी हुई है इनकी. तो एक तो सेल हो गया, लीज हो गया. लीज का मतलब किराए पे देना, सेल का मतलब बेचना, एक्सचेंज का मतलब कोई जमीन को किसी दूसरी जमीन के बदले में एक्सचेंज कर लेना, और फाइनली गिफ्ट, मतलब कोई पापा ने अपने बेटे को गिफ्ट कर दी कोई जमीन या इस तरीके का सिनेरियो. ओके, तो दीज आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ क्विकली मूविंग फॉरवर्ड विद द इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है कि देखो, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश किंगडम, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ईच कम्युनिटी इन इंडिया was governed by its respective customary laws in the matters relating to ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. तो जितने भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मैटर्स थे अपने देश के अंदर ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो हर कम्युनिटी के अपने कस्टमरी लॉज के हिसाब से डील किए जाते थे. ठीक है, जैसे टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, टॉकिंग अबाउट हिंदूज, टॉकिंग अबाउट द सिख कम्युनिटी, तो जो भी कम्युनिटी के रूल्स थे उनके हिसाब से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मैटर्स को डील किया जाता था. भले ही मतलब उनकी ग्राम पंचायत हो, भले ही उनकी कम्युनिटी पंचायत हो, उस तरीके से डील किया जाता था. ठीक है, आफ्टर द ब्रिटिश फॉर्मलाइज द इंडियन लीगल सिस्टम्स, द जजेस स्टार्टेड टू डिसाइड केसेस एज पर द इंग्लिश लॉज which were not always suitable to the Indian conditions. तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडियन लीगल सिस्टम को फॉर्मलाइज करना चालू किया इन 1850s एंड 1860s, ठीक है, 1850 या 1860 इन दशकों के अंदर ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लीगल सिस्टम को फॉर्मलाइज करना स्टार्ट किया. तो जो भी केसेस थे वो इंग्लिश लॉज के हिसाब से डिसाइड करना स्टार्ट कर दिए जजेस ने, प्रॉपर्टी लॉ के केसेस, बट वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल नहीं थे ब्रिटिश लॉज. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड वाज द ब्रिटिश रिजीम drafted the Transfer of Property Act in 1870. It got implemented in 1882 in order to suit the Indian conditions. ठीक है, तो इंडियन कंडीशंस को सूट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1870 के अंदर ड्राफ्ट किया गया. और एक चीज देखिए कि इंडियन कंडीशंस को सूट करने के लिए कोई लॉ बनाने के लिए इतना टाइम लग गया और उसको इंप्लीमेंट होने में भी देखो लगभग 12 साल लगे. 1882 के अंदर ये इंप्लीमेंट हुआ है. ठीक है, ड्राफ्ट होने के बाद में 12 साल लग गए.
तो कितना मुश्किल था ये लॉ बनाना और इंप्लीमेंट करना ब्रिटिशर्स के लिए भी, ओके। तो फाइनली दिस लॉ वाज बीइंग ड्राफ्टेड इन ऑर्डर टू सूट द इंडियन कंडीशंस, ठीक है। दिस लॉ कंटेन डिटेल्स रूल्स रिगार्डिंग स्पेसिफिक ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय सेल, एक्सचेंज, लीज एंड गिफ्ट, ठीक है। तो ये डिटेल्ड रूल्स कंटेन करता है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, ओके। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रूल्स को ये कंटेन करता है बाय द वे ऑफ सेल, एक्सचेंज, लीज एंड गिफ्ट, ठीक है। और मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे होता है उसका एक अलग लॉ बना हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। ये पास हुआ था फॉर द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय सेल। अब देखो ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, आईसीए, जो अपन ने यूनिट 3A के अंदर पढ़ा था ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 122 तक आता था। इनको रिपील करके बाद में नया लॉ बना दिया गया जिसका नाम सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है। तो ये कौन से साल में पास हुआ था? 1930 के अंदर। ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन से साल के अंदर पास हुआ था? ये 1930 के अंदर पास हुआ था। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काटा गया था। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से ही आपको बताया, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखो दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मेनली जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, घर, मकान, फ्लैट, जमीन, खेत, ये सब इनसे डील करता है, ओके। लेकिन एक चीज है कि जो वर्ड प्रॉपर्टी है वो डिफाइंड नहीं है इसके अंदर। इसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा, पहले ये टेक्स्ट अपन रीड आउट कर लेते हैं। द वर्ड प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट बट इट हैज अ वेरी वाइड मीनिंग एंड इंक्लूड्स प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस। इट इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टीज एज वेल एज इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ओनरशिप, टेनेंसी, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, ओके। तो देखो प्रॉपर्टी जो वर्ड है वो डिफाइंड नहीं है। अब देखो कई सारी चीजें जिनको डिफाइन किया नहीं जा सकता क्योंकि ये जो लॉ है वो 1882 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ था। कौन से साल के अंदर? 1882 के अंदर। अब उसके बाद में बहुत सारी चीजें नहीं आई। अब आज की डेट में एक नई फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो रही है और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। तो देखो 1882 के अंदर किसी ने सोचा था कि क्रिप्टो करेंसी नाम की कोई चीज आ जाएगी, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से है तो प्रॉपर्टी ना। तो अगर कोई चीज होती है तो लॉ एक तरीके से कई चीजों की नैरो डेफिनेशन दे देता है और कई चीजों को डिफाइन ना करके उसको ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है। ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए ताकि आगे भी हमारे पास स्कोप रहे उसको फर्दर इंटरप्रेट करने का, ठीक है। अगर डेफिनेशन देके हम किसी चीज को नैरो वे में बांध देंगे तो हम आगे उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, हमें दिक्कत आ जाएगी। इसलिए काफी सारी चीजों को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो है इट इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टीज एज वेल और इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? जिनको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। अब ये क्या क्या है? ओनरशिप हो गया, टेनेंसी हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ये सारे के सारे क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता, क्रॉप्स जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और ग्रास नहीं है, ठीक है। दैट मींस द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट कवर टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास, ठीक है। नाउ रीडिंग अबाउट द स्टैंडिंग टिम्बर्स। तो स्टैंडिंग टिम्बर्स आर ट्रीज फिट फॉर यूज फॉर बिल्डिंग और रिपेयरिंग हाउसेस, ठीक है। तो ये हाउसेस वगैरह को बनाने के अंदर और उनको रिपेयर करने के अंदर काम आते हैं। द वर्ड स्टैंडिंग टिम्बर इंक्लूड्स बबूल ट्री, शीशम, पीपल, बनियान, टीक, बैम्बू एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे जो पेड़ है वो स्टैंडिंग टिम्बर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। फ्रूट बियरिंग ट्रीज लाइक मैंगो, जैक फ्रूट, जामुन एक्सेट्रा आर नॉट स्टैंडिंग टिम्बर्स एंड दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये कौन से केस के अंदर कहा गया था? फातिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम। ये केस इंपॉर्टेंट है गाइस। इस चैप्टर के अंदर आपको 2-4 केस लॉज है और 2-4 सेक्शंस है, वो ही याद रखने और कहां पे याद रखने ये मैं आपको बताता रहूंगा, ओके। तो यहां पे देखो जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज है दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उनको कवर करता है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज को, क्योंकि उनसे कंटिन्यूअस बेनिफिट मिलता है। लेकिन जिन पेड़ों का पर्पज ये है कि हम उनको उगा के काट के बेचने वाले हैं, तो वो एक तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी माने जाते हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माने जाते। तो टीपीए उनको कवर नहीं करता है, ओके। एग्जांपल क्या है? स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ओके। अब अगली जो चीज है, ग्रास के अंदर भी एक छोटा सा कैच पॉइंट आएगा, छोटा सा एक्सेप्शन आएगा जो अपन रीड करेंगे अगली स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स की। तो क्रॉप्स जो है it includes all vegetable growths which have no existence apart from their produce
सच एज पान लीव, शुगर केन एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी सब्जियां वगैरह हो गई, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्रॉप्स के अंदर आते हैं, इनका सीजन आता है, हम इनको उगाते हैं, टाइम के साथ ये फसल पक जाती है, हम इनको काटते हैं और इनको बेच देते हैं मार्केट के अंदर, ओके। तो दे आर दे आर मूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कवर नहीं होती है, ठीक है। ये उसके बाद में अगली जो चीज है दैट इज ग्रास, ठीक है। ग्रास इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रास क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन लगता है, रीड इट प्रॉपर्ली। But if it is right to cut grass, if it would be an interest in land and hence forms immovable property। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आपकी एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज है ये, मैं आपको समझा देता हूं कि इफ द ग्रास इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, ओके, ग्रास जो है वो किसी प्रॉपर्टी का इंटीग्रल पार्ट है। सपोज दैट अ क्रिकेट स्टेडियम इज देयर या फिर अ फुटबॉल स्टेडियम इज देयर, उसकी जो ग्रास है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उस ग्रास के बिना वो स्टेडियम कुछ नहीं है, समझ गए। जैसे टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम सिचुएटेड इन अहमदाबाद, ओके, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, अगर वहां से ग्रास हटा दो तो वो स्टेडियम शायद कोई वैल्यू का नहीं रहेगा। तो वो जो ग्रास वहां पे उगी हुई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आएगी। लेकिन जो जनरली ग्रास उगाई जाती है घर के अंदर, बगीचों के अंदर, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ओके। तो ये हो गया ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास के बारे में हमने बात कर ली। ट्रीज के अंदर क्या है, वेदर द ट्रीज कैन बी रिगार्डेड एज मूवेबल और इमूवेबल डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ओके। ये केस के सर्कमस्टांस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेड़ को उगाने का पर्पज उसको काट के बेचना है तब तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और कंटिन्यूअस बेनिफिट के लिए पेड़ को उगाया गया है, जैसे मैंगो ट्री हो गया, जामुन ट्री हो गया, ये जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते हैं, तो वो क्या हो गए, immovable property हो गए, okay। If the trees are grown for continuous benefits, then it is immovable property। If the motive is to cut them, then they are movable property। यार ये टंग ट्विस्टर सा लग रहा है बार बार immovable movable बोलना, but whatever it is guys, समझ में तो आ रहा है ना, मतलब ज्यादा तो टंग ट्विस्ट नहीं किया है मैंने, मतलब I guess I am speaking properly whatever it is। तो types of property we are done and dusted। एक बार ग्लांस ले लेते हैं कि दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, मूवेबल और इमूवेबल, ओके। अब जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज से डील करता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास जो है ये जनरली मूवेबल प्रॉपर्टी माने जाते हैं। अब ग्रास के अंदर एक कैच पॉइंट आता है, वो कैच पॉइंट ये है कि अगर ग्रास किसी प्रॉपर्टी का इंटीग्रल पार्ट है, जैसे फुटबॉल स्टेडियम या क्रिकेट स्टेडियम, तब वो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अदरवाइज जनरली ग्रास को क्या माना जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। टंग ट्विस्टर वाला ही सिनेरियो गाइस, मतलब भूल नहीं रहा हूं, टंग ट्विस्टर ही हो रहा है। और उसके अलावा ट्रीज अगर कंटिन्यूअस बेनिफिट के लिए है तब तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और अगर उनको काट के बेचना ही है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। वी आर डन एंड डस्टेड विद द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। अब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट ऑफ कन्वेइंग, मतलब ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या कन्वे कर देना इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसको कौन सा लॉ गवर्न करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882। अब देखो यहाँ पे एक एमसीक्यू का कैच बन रहा है कि ये लॉ पास कौन से साल के अंदर हुआ था, तो ये लॉ पास हुआ था 1870 के अंदर, ओके। 1870 के अंदर ये लॉ पास हुआ था और इनेक्ट हुआ था 1882 के अंदर, तो इसको 1882 का लॉ बोलते हैं, बट इट गॉट पास्ड इन 1870। तो एमसीक्यू का एक सीधा साधा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ओके। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882 गवर्न्स एंड प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड यूनिफॉर्म लॉ ऑन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखता है, और मूवेबल प्रॉपर्टी को कौन देखता है, वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आपका बन के आ रहा है। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ऑल्सो टेक प्लेस बाय इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, ठीक है। जरूरी नहीं है वो सेल के द्वारा ही हो, लीज के द्वारा ही हो, एक्सचेंज के द्वारा ही हो, इनहेरिटेंस से भी तो हो सकता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को उसकी प्रॉपर्टी मिल गई, जैसे धीरूभाई अंबानी की जब डेथ हुई थी तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो उनके बेटे थे उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली थी, ओके। तो दिस इज इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, ओके।
the laws relating to such transfer are governed by the respective religious laws and practices. तो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय इनहेरिटेंस और सक्सेशन होता है, ये रिलीजियस लॉज और प्रैक्टिसेस के हिसाब से होता है. इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई लेना देना नहीं है. ओके, तो दिस इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी. कौन ट्रांसफर कर सकता है? तो इसका आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा. ठीक है, यू विल फाइंड द आंसर ओवर हियर. तो एनी पर्सन हु इज नंबर 1 कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी चाहे से एक्सचेंज हो, लीज हो, सेल हो, गिफ्ट हो, है तो कॉन्ट्रैक्ट ही. ठीक है, तो द पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अबव 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए बाय एनी लॉ. ओके, तो अ पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद में ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ अ प्रॉपर्टी. अब कौन होता है ऑथोराइज डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर्टी को? तो एक तो मालिक प्रॉपर्टी का, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो, ओनर हो, तो आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को. या फिर एनी पर्सन ऑथोराइज टू सेल द प्रॉपर्टी. ठीक है, या तो मालिक हो या फिर अथॉरिटी मिल रखी है. तो एक महाभारत का एग्जाम्पल देता हूं कि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती किस तरीके से हुई थी. तो कर्ण वॉज नॉट द, नहीं, दुर्योधन वॉज नॉट द रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर किंगडम नेम्ड हस्तिनापुर, बट उसके जो फादर थे, द रूलर धृतराष्ट्र, ही गेव हिम द पावर्स टू रूल एंड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ अंग प्रदेश. ठीक है, अंग प्रदेश नाम की एक जगह थी वहां पे, जो आज का उड़ीसा स्टेट है, वहां की सारी जो ऑटोनॉमी है वो दुर्योधन को दे रखी थी उसके फादर ने. तो कर्णा जब लड़ने आया अर्जुन से, तो उसको बोला गया कि यू आर नॉट फ्रॉम अ रॉयल फैमिली और राजा और समथिंग, तो आप इससे नहीं लड़ सकते. ठीक है, तो दुर्योधन को लगा कि यार ये तो एक कैपेबल बंदा है, तो मैं इसको है ना अंग प्रदेश का राजा बना देता हूँ, मेरा ही तो है और ये जिंदगी भर मेरा दोस्त रहेगा. उसको काबिलियत दिख गई थी कर्ण के अंदर. ठीक है, तो ही वॉज नॉट द ओनर ऑफ अंग प्रदेश, उसके फादर ओनर थे, बट ही वॉज ऑथोराइज टू सेल और ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी. गिफ्ट ही तो की थी, समझ गए, गिफ्ट ही तो था एक तरीके से. तो एक तो ओनर ट्रांसफर कर सकता है, मतलब उसके फादर, या फिर वो जो इंसान जो ऑथोराइज्ड हो, जो दुर्योधन था. ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ महाभारत. ओके, उसके बाद में दीज पीपल कैन मेक अ ट्रांसफर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ. और ऑथोराइज कौन होता है? या तो ओनर या फिर एनी पर्सन हु हैज बीन गिवन अथॉरिटी बाय द ओनर. ओके, तो उसके बाद में द पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ट्रांसफरर. जो भी ट्रांसफर कर रहा होता है उसको ट्रांसफरर कहते हैं. एंड द पर्सन टू हुम ट्रांसफर इज मेड इज कॉल्ड द ट्रांसफरी. ओके, तो जिस भी इंसान को ट्रांसफर किया गया है उसको ट्रांसफरी कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बाय ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी द ट्रांसफरर ट्रांसफर्स ऑल द राइट्स इन द प्रॉपर्टी. ठीक है, जैसे ही आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो आप उस प्रॉपर्टी के अंदर सारे राइट्स ट्रांसफर कर देते हो. ठीक है, इसका एक एग्जांपल बताता हूं. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द लेजेंडरी एक्टर शाहरुख खान. ओके, तो उन्होंने एक बहुत शानदार सी प्रॉपर्टी पे अपना घर बना रखा है, मतलब मुंबई के अंदर, मन्नत नाम है घर का. तो वहां पे उस प्रॉपर्टी के जस्ट बाहर गेट के पास उन्होंने एक स्टैंड या प्लेटफॉर्म सा बना रखा है, जहाँ पे वो ओकेजन्स के ऊपर, या ईद हो गया, दिवाली हो गया, या कुछ हो गया, या फिर मतलब कोई अच्छी मूवी रिलीज हुई, कोई मूवी हिट हो गई, तो वो आते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हैं और अपने फैंस की तरफ इस तरीके से वेव वगैरह करते हैं. तो मान लो उन्होंने अपना घर बेच दिया और वो कहते हैं कि मैं कभी कभी आया करूंगा और है ना वहां पे वेव क्या करूंगा अपने फैंस की तरफ, और जो जिसने भी प्रॉपर्टी खरीदी है उसने मना कर दिया कि मैं ये नहीं करने दे सकता. ओके, तो शाहरुख खान कैन नॉट क्लेम दैट कि मैं ये करना चाहता हूं, बिकॉज आफ्टर ट्रांसफरिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ही हैज ट्रांसफर्ड ऑल द राइट्स इन दैट प्रॉपर्टी एज वेल. ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी पूरा हो गया है, और जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 ऑफ द टीपीए, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद यू ट्रांसफर ऑल द राइट्स इन द प्रॉपर्टी एज वेल. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड ट्रांसफर. ठीक है, एसेंशियल्स क्या क्या है वो एक बार अपन देख लेते हैं. तो देखो, द ट्रांसफर शुड बी बिटवीन 2 और मोर लिविंग पर्सन. ओके, दो या दो से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए. ठीक है, सपोज दैट आई एम ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी, तो प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस होने चाहिए. मैं खुद कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता. देयर शुड बी सम अदर पर्सन, या फिर हो सकता है 3 लोग मिलके मेरे से कोई जमीन खरीद रहे हैं, या 4 लोग मिलके कोई मेरे से जमीन खरीद रहा है, तो दिस शुड बी देयर. ठीक है, द प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड शुड बी फ्री फ्रॉम हिंड्रेंसेस
एंड बी ऑफ ट्रांसफरेबल नेचर, ठीक है। हिंड्रेंसेस नहीं होने चाहिए, मतलब कोई केस वगैरह नहीं लगे हुए होने चाहिए। वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस नाम से टॉपिक आने वाला है ना, वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट से है, ठीक है। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम हिंड्रेंसेस एंड बी ऑफ ट्रांसफरेबल नेचर, ओके। द ट्रांसफर शुड नॉट बी फॉर एन लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। तो मतलब कि किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होना चाहिए, कि मान लो किसी आतंकवादी संगठन को कोई जमीन ट्रांसफर कर दी, ठीक है, कि अपना बिजनेस बढ़ाओ या और ज्यादा आतंकवादियों को ट्रेन करो, इसलिए मैं आपको अपनी जमीन ट्रांसफर कर रहा हूँ। इस तरीके का सिनेरियो नहीं होना चाहिए। या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए नहीं होना चाहिए, कि मान लो हथियारों के बदले कोई जमीन बेच दी, इस तरीके का सिनेरियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर द ट्रांसफर शुड नॉट बी इन्वॉल्विंग अ पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, ओके। तो कई कई इंसान होते हैं ना जो लीगली डिस्क्वालिफाइड होते हैं टू मेक अ ट्रांसफर और बीइंग अ ट्रांसफरी, जैसे टॉकिंग अबाउट विजय माल्या। तो वो अगर इंडिया के अंदर आके कोई जमीन खरीदता है तो उनके ऊपर कितने सारे लोन्स चल रहे हैं ऑलरेडी, ओके। तो वो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है ना यार, पहले अपने लोन्स चुकाओ, पहले अपना पैसा चुकाओ, उसके बाद में कोई प्रॉपर्टी खरीदो। ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है। आपके पास जमीन खरीदने का पैसा है, लेकिन जिन जिन बैंकों से आपने पैसा लिया उनको देने के लिए आपके पास फूटी कोड़ी नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पर्सन मस्ट नॉट बी लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है। उसके बाद में द ट्रांसफरर हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी मस्ट, ठीक है। तो जो इंसान ट्रांसफर कर रहा है उसकी क्या कंडीशंस है, बी कॉम्पिटेंट टू मेक द ट्रांसफर, ठीक है। वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बीइंग ऑफ साउंड माइंड, 18+ ईयर्स ऑफ एज एंड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। बी इंटाइटल्ड टू द ट्रांसफर टू द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, तो जिस भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो उससे इंटाइटल्ड होने चाहिए। जैसे मैं कल को जाके किसी को ताजमहल भेज दूं तो ताजमहल मेरा थोड़ी है, ठीक है। तो द पर्सन मस्ट बी इंटाइटल्ड टू द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, ओके। और भी ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, या तो इंटाइटल्ड मतलब मालिक हो, या फिर ऑथोराइज्ड हो, मतलब जैसे एसबीआई की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद आके थोड़ी ना बेचता है, कई अधिकारी भी होते हैं, मतलब ऑफिसर्स भी होते हैं एसबीआई को जिनको अथॉरिटी मिली हुई होती है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव लीगल अथॉरिटी गिवन बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर इस तरीके की अथॉरिटी है तो दे कैन डू दैट। बट इफ यू डोंट हैव द अथॉरिटी एंड यू आर सेलिंग इट ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन यू कैन नॉट डू दैट, ओके। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द ट्रांसफर, ठीक है। द ट्रांसफर शुड नॉट बी मेड अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफर किया जा रहा है वो एप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से किया जाना चाहिए। नेसेसरी फॉर्मेलिटीज लाइक रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन एक्सेट्रा शुड बी कंप्लाइड विद। तो जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो सारी की सारी करनी होती है, ठीक है। तो दीज आर द essentials of a valid transfer. Crisp notes है, if you want to screenshot you can do that, okay. Now I am moving forward with the how can a property be transferred. ये process है पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो 5 प्रोसीजर्स है वो हम देख लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है इन नोट्स का तो आप ले सकते हो, ठीक है। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। तो देखो सबसे पहला क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर। तो देखो द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेरीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखो जनरली तो क्या है, रजिस्ट्रेशन ही है मोड ऑफ ट्रांसफर। अगर 100 रुपए से नीचे की प्रॉपर्टी है, बिलो ₹100 अगर किसी प्रॉपर्टी की प्राइस है, तो नॉर्मली ट्रांसफर करी जा सकती है विदाउट रजिस्ट्रेशन। और अगर 100 रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो रजिस्टर करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। इफ द वैल्यू इज अबव ₹100 देन इट शुड बी रजिस्टर्ड, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कोई कॉपीराइट हो गया या फिर कोई पेटेंट हो गया। ये जो प्रॉपर्टीज है ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज है, तो इनके लिए तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चाहिए अगर आप इनको ट्रांसफर कर रहे हो तो, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड प्रोसेस आता है, वो होता है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन होता है मतलब विटनेस का साइन करवाना, ओके। तो द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस टू द ट्रांसफर। अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, साइन करवाना है 2 विटनेसेस का, ठीक है। अटेस्टेशन मींस अफिक्सिंग द सिग्नेचर टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब 2 लोगों का साइन करवाना है। ये सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब तीसरा प्रोसीजर आता है वो रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन द पार्टीज टू द ट्रांसफर मस्ट बी
present to affix their signatures to the document and complete the transaction with regard to the immovable property. तो दोनों पार्टीज को प्रेजेंट होना होता है, जितनी भी पार्टीज है, जैसे मान लो मैं कोई जमीन बेच रहा हूँ और 4 लोग मिलके वो खरीद रहे हैं, 4 पार्टनर्स खरीद रहे हैं, तो मेरे को और उन चारों को, मतलब हम 5 लोगों को प्रेजेंट होना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, हमारे साइन करवाने पड़ेंगे और अटेस्टेशन भी करवाना पड़ेगा, 2 विटनेस के साइन हमें करवाने पड़ेंगे. रजिस्ट्रेशन शैल टेक प्लेस by finally affixing a seal of the registrar's office which shall be substantially included in the official record. ठीक है, subsequently included in the official record. तो अब सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के बाद अटेस्टेशन हो गया, हम सब ने साइन कर दिए, 2 विटनेस ने साइन कर दिए, तो रजिस्ट्रार ऑफिस उसे अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रख लेगा. ठीक है, इंक्लूड कर लेगा. तो दीज आर द 3 प्रोसीजर्स. अब उसके बाद में देखो रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका लॉ क्या है, उसके बाद में 4th प्रोसेस की तरफ जाएंगे. तो देखो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, एक लॉ बना हुआ है, इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट द इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से होते हैं. द रजिस्ट्रेशन मीन रिकॉर्डिंग ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट. सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, 1908 का कानून है ये, एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, देख लेना है इसको. ठीक है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 1908 का लॉ है, एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, डील्स विद द डॉक्यूमेंट्स दैट आर कंपलसरी टू बी रजिस्टर्ड. ठीक है, तो इस सेक्शन 17 के अंदर वो चीजें लिखी हुई है जिनको कंपलसरीली रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है. जैसे व्हीकल अगर आप कोई खरीदते हो, अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो उसको कंपलसरीली रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है. ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. ओके, उसके बाद में अगला प्रोसीजर आता है वो है म्यूचुएशन. ठीक है, म्यूचुएशन क्या होता है, एक बार जब कोई आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, रजिस्ट्रेशन तक आप पहुंच गए, तो उसके बाद में आपको उसको म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स तक भी पहुंचाना पड़ता है. म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स मतलब कि अगर कोई गांव में जमीन है तो पंचायत ऑफिस तक. ठीक है, अगर कोई सिटी के अंदर जमीन है तो जो भी म्युनिसिपैलिटी है वहां पे उसकी ऑफिस तक आपको पहुंचाना पड़ता है, ताकि म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स के अंदर भी वो अपडेट हो पाए. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू हैव ट्रांसफर रिकॉर्डेड इन द म्युनिसिपल रिकॉर्ड बाय द वे ऑफ म्यूचुएशन. म्यूचुएशन का मतलब होता है म्युनिसिपल रिकॉर्ड के अंदर उसको दर्ज करवा के आना. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल. तो ये 4th एसेंशियल हो गया. और 5th एसेंशियल है पेमेंट ऑफ फी. स्टाम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर इज पेएबल एज पर द अप्लीकेबल स्टेट लॉज. तो जो भी अप्लीकेबल स्टेट लॉज होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है. तो दीज आर द methods or the process of a transfer of property. Okay, 5 प्रोसेस है. Now moving forward, screenshot ले लो यार if you want. Okay, now moving forward with the next thing, that is doctrine of election. 2 doctrines है, पहला इलेक्शन है और दूसरा लिस्ट पेंडेंस है. इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये लिखा हुआ है सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर. इफ द पर्सन टू द ट्रांसफर गेट्स 2 selections, अ बेनिफिट एंड अ बर्डन, देन ही हैज टू एक्सेप्ट बोथ द बेनिफिट एंड बर्डन और नॉन. ठीक है, तो अगर आप कोई भी जमीन खरीद रहे हो और बेनिफिट भी मिल रहा है और बर्डन भी आ रहा है उसके साथ, तो दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ बेनिफिट लूंगा इस जमीन के साथ जुड़ा हुआ, बर्डन मेरे को नहीं चाहिए. ठीक है, जैसे आपने कोई जमीन खरीदी जो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो आप कह रहे हो कि यार ये ट्रैफिक वाला तो मेरे से नहीं झेला जा रहा. ठीक है, तो मतलब एक काम करो कि ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर तक ट्रैफिक की साउंड ज्यादा आती है, 4th फ्लोर के बाद में ऊपर के 5 फ्लोर पे ट्रैफिक की साउंड नहीं आती, तो मैं 5 रख लेता हूँ, 3 आप रख लो, मेरे पैसे कम कर दो. ये नहीं हो सकता. ठीक है, इफ यू आर बाइंग द होल प्रॉपर्टी तो 3 फ्लोर तक ट्रैफिक की साउंड आती है, तो आपको वो भी झेलनी पड़ेगी. मतलब इफ यू आर एंजॉयिंग द बेनिफिट्स देन यू हैव टू एंजॉय द बर्डन्स एज वेल. ओके, तो these are the scenarios. He cannot accept the benefit and reject the burden in a single transaction. जैसे दिल्ली के अंदर क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बट ये भी है कि दिल्ली के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसकी रेट्स बहुत तेजी से बढ़ती है और अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी मिल जाती है, सारी की सारी चीजें एक्सेसिबल है, बड़ी सिटी के अंदर जमीन है. तो देखो बेनिफिट क्या है, अच्छी जगह आप रह रहे हो, बट बर्डन क्या है, पॉल्यूशन है. ठीक है, सर्दियों टाइम पर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपको बेनिफिट के साथ साथ बर्डन भी लेना पड़ता है. ठीक है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ बेनिफिट एंड बर्डन. ओके, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. तो द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज बेस्ड ऑन अ लैटिन मैक्सिम दैट इज क्वाड एप्रोबो नॉन रिप्रोबो. इसका मीनिंग क्या होता है, नो वन कैन approbate and reprobate. In simple words, where a person takes some benefit under a deed or instrument, he must also bear its burden. ठीक है, तो अगर आप कोई बेनिफिट उठा रहे हो किसी डीड के अंडर, तो आपको उसका बर्डन भी बियर करना पड़ेगा. ओके, तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. स्क्रीनशॉट इफ यू वांट यू कैन डू दैट. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस. ठीक है, ये लिखा हुआ है
सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। सेक्शंस याद करते रहना गाइस, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो लिस्ट पेंडेंस लिटरली मीन्स अ पेंडिंग सूट। तो मतलब अगर किसी भी जमीन के ऊपर कोई केस चल रहा होता है ना, तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, ठीक है। जब तक केस खत्म नहीं हो जाता कोर्ट के अंदर, तब तक आप उसको बेच नहीं सकते उस जमीन को, ठीक है। द डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टी अंडर अ पेंडिंग सूट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अ थर्ड पार्टी ड्यूरिंग अ पेंडिंग सूट इन सच अ वे इट अफेक्ट्स द राइट ऑफ एनी पार्टी कंसर्न विद द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो है कि जब तक कोई केस चल रहा होता है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है बाय एनी मींस व्हाटसोएवर, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस इमर्ज फ्रॉम अ लैटिन मैक्सिम ut lite pendent nihil innovatior, ठीक है। मीनिंग क्या है, नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन, ठीक है। तो कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन अगर चल रहा होता है तो उसके अंदर कोई भी नई चीज हमें इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, ओके। इसका एक कंटिन्यूड स्लाइड भी है, इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है कि इसके कंडीशंस क्या क्या है, चार कंडीशंस है इसकी। तो टू कॉन्स्टिट्यूट लिस्ट पेंडेंस द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो नंबर वन इज सूट और प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी पेंडिंग, ठीक है। तो जो भी जमीन बेची या खरीदी जा रही है उसके ऊपर कोई केस या लिटिगेशन चल रहा होना चाहिए, इट इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में राइट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन क्वेश्चन इन द सूट और प्रोसीडिंग, ठीक है। तो जो केस चल रहा है वो सब्सटेंशियल केस होना चाहिए, मतलब उस जमीन के अधिकार के ऊपर केस होना चाहिए, कोई छोटा मोटा केस नहीं। जैसे जमीन के ऊपर कोई छोटे मोटे केस भी तो हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। मतलब कोई राइट टू द प्रॉपर्टी, मतलब जमीन के ऊपर अधिकार, जमीन के मतलब ओनरशिप के ऊपर केस होना चाहिए। कोई नॉर्मल केस फिर भी चल सकता है, बट जमीन की ओनरशिप के ऊपर अगर केस है तभी लिस्ट पेंडेंस लगता है, अदरवाइज नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद में द प्रॉपर्टी इन लिटिगेशन शुड बी ट्रांसफर, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही होनी चाहिए जिसके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है या केस चल रहा है, ठीक है। द ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी शुड अफेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर पर्सन टू द ट्रांसफर, ठीक है। तो जो खरीद रहा है उसके राइट्स अफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है लिस्ट पेंडेंस का। तो ए हैज लिटिगेशन इन डिटरमाइनिंग द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी विथ एक्स, ठीक है। तो ए और एक्स का कोई केस चल रहा है, ठीक है। ए वर्सेस एक्स का केस चल रहा है इस जमीन के लिए, ठीक है। दिस इज द प्लॉट ऑफ लैंड जिसके लिए केस चल रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लिटिगेशन ए इनिशिएट्स द सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो ए ने बी को बेच दी, ए सेल्स दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू बी, ओके। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट पेंडेंस द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड बिकॉज प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन लिटिगेशन। तो ए और बी के बीच में जो ये ट्रांजेक्शन है ये नल एंड वॉइड है, जीरो है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो ऑलरेडी केस चल रहा है, दैट इज ए वर्सेस एक्स, ओके। समझ में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द मोड्स ऑफ ट्रांसफर। तो देखो चार मोड्स ऑफ ट्रांसफर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर लिखे हुए। पहला है सेल, दूसरा है लीज, तीसरा है एक्सचेंज और चौथा है गिफ्ट, ओके। 4 मोड्स ऑफ ट्रांसफर आर देयर। तो इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सेल का मतलब होता है बेचना, लीज का मतलब होता है किराए पे देना, एक्सचेंज का मतलब किसी दूसरी जमीन के बदले में अपनी जमीन एक्सचेंज कर लेना, और गिफ्ट मतलब बाय नेचुरल लव एंड अफेक्शन किसी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देना, ठीक है। तो दीज आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफर विच आर बीइंग गिवन इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। तो सेल क्या होता है गाइस? सेल मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दैट इज राइट टू possess समथिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस मनी। और ये दिया हुआ कहाँ है? सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन याद रखना है गाइस, सेक्शन के बिना मार्क्स मुश्किल से ही मिलता है, ठीक है। तो सेक्शन कौन सा है? 54। और पैसों के बदले कोई जमीन बेचना सेल होता है, ठीक है। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सेलर इज द पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो जो जमीन बेच रहा है वो सेलर है और जो खरीद रहा है वो बायर है, ठीक है। द कंसिडरेशन इन अ सेल इज यूजुअली मनी, मतलब जनरली मनी ही होता है, ओके। हो सकता है गोल्ड हो सकता है क्रिप्टो करेंसी हो, बट यूजुअली इट इज मनी ओनली, ओके। असेंशियल्स क्या क्या है सेल के, देखो ये देख लेते हैं। देयर शुड बी 2 डिफरेंट पार्टीज, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन होनी चाहिए। मैं अपने आप को कोई जमीन नहीं बेच सकता, ठीक है। तो 2 डिफरेंट पार्टीज, द सेलर एंड द बायर, ओके। उसके बाद में बोथ द पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू द ट्रांसफर, ठीक है। दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द ट्रांसफर होनी चाहिए। द प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड शुड बी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। रियल में एग्जिस्ट करनी चाहिए वो प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने वो बेच दी, ठीक है। कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर शुड बी मनी, ओके। पैसों के लिए ट्रांसफर होनी चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। सारी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करनी है। दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ सेल, ओके। तो पहला मोड ऑफ ट्रांसफर सेल है, वो हम पूरा कर चुके हैं, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज लीज, ओके।
तो लीज क्या होता है? किराए पे देना किसी भी जमीन या मकान को, ठीक है। तो लीज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी ट्रांसफर द राइट टू एंजॉय द लैंड प्रॉपर्टी सर्विसेज एक्स्ट्रा to another for a specified time, usually in return of a periodic payment, but does not constitute a sale. तो देखो यहाँ पे पूरी पूरी जमीन या फिर फ्लैट को ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, कुछ टाइम के लिए, पीरियोडिक पेमेंट के लिए, लेकिन ये सेल नहीं माना जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड लीज, मतलब किराए पे देना। सेक्शन 105 है, ये सेक्शन याद करना है, ठीक है। लीज कैन बी डन ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी की लीज नहीं हो सकती है, कार वगैरह की लीज नहीं हो सकती, ठीक है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है। जो इंसान प्रॉपर्टी किराए पे देता है उसको लेसर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो इंसान किराए पे जमीन लेता है उसको लेसी कहते हैं। सब लीज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कोई घर किराए पे लिया, ठीक है, उसके अंदर 3 कमरे हैं, मेरे 3 काम में नहीं आ रहे, तो मैंने एक रूम किसी और को किराए पे दे दिया, तो उसको सबलीज कहते हैं, ठीक है। सबलीज इज रेंटिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय अ टेनेंट टू द थर्ड पार्टी फॉर पोर्शन ऑफ टेनेंट्स एग्जिस्टिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मतलब सबलीजिंग जो होती है, मतलब टेनेंसी के ऊपर टेनेंसी, उसको मतलब सबलीज कहते हैं, ठीक है। तो वी आर डन एंड डस्टेड विद द सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफर। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए गाइस। अब उसके बाद में थर्ड थिंग इज एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक जमीन के बदले आपने दूसरी जमीन एक्सचेंज कर ली, मतलब पैसे नहीं दिए, अपनी जमीन या घर ही ट्रांसफर कर लिया। एग्जांपल भी लिखा हुआ है इसका। when two persons transfer ownership of one thing for the ownership of another, it is called exchange, ठीक है। सेक्शन है 118 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्सचेंज कैन बी मेड ओनली बाय द वे ऑफ सेल, ठीक है। तो ये सेल ही होता है एक तरीके से, बस कंसिडरेशन मनी की जगह दूसरी जमीन या घर आ जाता है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? ए ऑफर्स टू सेल इज कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है घर, टू बी, ठीक है। बी इन कंसिडरेशन ऑफ द कॉटेज सेल्स इज फार्म टू ए, ठीक है। तो मतलब ए अपना घर बेच रहा है बी को, और बी ने पैसों की जगह अपना खेत दे दिया ए को, ठीक है। तो ए ने क्या बेचा? इन ए टू बी इज होम, सॉरी गाइस, तो देखो ए टू बी की अगर अपन बात करें तो क्या ट्रांसफर हुआ? होम, ओके, ठीक है। तो बी ने ए को क्या दिया बदले में? फार्म, मतलब खेत। तो दिस इज द एक्सचेंज, ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो गाइस। एक्सचेंज मतलब एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर लेना। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट, ओके। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज गिफ्ट। तो गिफ्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलेंटरीली, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से, विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, इज कॉल्ड गिफ्ट। सेक्शन है 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। सेक्शन याद रखना है। द पर्सन मेकिंग ट्रांसफर इज कॉल्ड डोनर, ठीक है, जो भी ट्रांसफर कर रहा है उसको डोनर कहा जाता है, और जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो डोनी कहा जाता है। इफ द डोनी एक्सपायर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट इट बिकम्स वॉइड, ठीक है। तो अगर डोनी की डेथ हो जाती है गिफ्ट एक्सेप्ट करने से पहले, तो वो गिफ्ट वॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल, ए गिव्स हिज कार टू बी, बी एक्सेप्ट्स द car, but B does not pay anything in return for the car. This is known as gift. In this case, A is the donor and B is the donee. Okay. So this is all about gift, guys. So we are done and dusted with the unit 3C, that is law of property, of your class 12 NCERT legal studies new book. This is your new book. Okay. So this is a one shot revision series which I am doing for your CBSE board 2024 and 2025. Okay. तो टोटल 6 चैप्टर्स अपन कर चुके हैं, नहीं 5 कर चुके हैं, 1 2 3A 3B 3C, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर है दैट विल बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज 3D। उसके बाद में यूनिट 4 पे अपन मूव कर जाएंगे, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस, एंड आई विल बी अपलोडिंग द वन शॉट videos of all the chapters. I am guaranteeing you, okay. This lecture was being presented by me, Saurav Rajwal. I am a graduate of National Law University Jodhpur. And don't forget to like and subscribe to this channel and share it with as many students as you can, okay. Thanks a lot and see you guys.